ऐसा लगता है कि भाजपा ने अगर कुछ हासिल किया है तो उत्तर प्रदेश से राम मंदिर बनवाकर हासिल किया है, या उसमें अपना योगदान कह सकते हैं देकर हासिल किया, और इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाया भी गया है। उत्तर प्रदेश की जो सीटें बच गई थी भाजपा से, क्या लगता है राम मंदिर उद्घाटन के बाद ये समीकरण बदल जाएंगे? अभी बात हो रही थी तो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो रोड शोज हैं या जो चुनाव प्रचार का जो तरीका है योगी आदित्यनाथ का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जिस तरीके से होता है, चाहे पूरा इंडी गठबंधन भी साथ आता है, उस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं करते, यानी कि मेहनत में कोई कमी नहीं है। जाहिर तौर पे जब हम बात 400 पार की करते हैं, जब बात हम दूसरे आंकड़े इजाफे की करते हैं, तो उत्तर प्रदेश भी वो राज्य है जाहिर तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा जो चुनाव प्रचार है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में 64 सीट्स थी, वो इजाफा चाहती है। यहाँ तक कि जब चुनाव शुरू होने वाले थे तब 77 के आसपास की बात होती थी, वहां तक हम लेकर आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, देखिए क्या हो रहा है। इंडी गठबंधन चाहती है कि जाति पर चुनाव। अब आपने मैनपुरी का जिक्र किया, इस बार जो 10 सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें मैनपुरी में सारा का सारा खेल, एक तो ये बात है कि सपा का गढ़ है, पर क्यों है सपा का गढ़? सपा का गढ़ इसलिए है कि मोदी वेव में भी 2019 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता। वजह क्या थी? जाति पे चुनाव लड़ा। वहां पर यादव 4.5 लाख है, वहां पर 3.5 लाख दूसरे तरीके के वोट हैं, 1.5 लाख जो हैं वहां पर शाक्य वोट है 3.5 लाख, इसके अलावा 1.5 लाख ब्राह्मण वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी बैंक कर रही है उस हिसाब से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को ऐसे उतारा है कि वो सपा में भी रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं बेहतर टक्कर में लेने के लिए और वोट डिवाइड करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, अब आगे आपको सारे फेज में यही दिखेगा, उत्तर प्रदेश बिहार हर फेज में आपको आएगा, और जिन सीटों पर चुनाव है उस पर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सीट इजाफा करना चाहती है, बिहार में सीट को रिटेन करना चाहती है, तो वहीं इंडी गठबंधन उस सीट को कम करना चाहता है। सवाल क्या उठता है कि राम मंदिर के इर्द गिर्द अगर चुनाव रहा तो जाहिर तौर पे इजाफा होगा, अगर राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द रहा तो जाहिर तौर पे इजाफा होगा, अगर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली इमेज पे चुनाव होता है तो इजाफा होगा, वहीं लॉ एंड ऑर्डर पे अगर चुनाव होता है तो इजाफा होगा। लेकिन अगर आप जाति पे, जैसे बरेली का जिक्र, देखिए बरेली मैं क्योंकि वहां होकर आई, इसलिए मैं आपको ये बात बता सकती हूँ। बरेली में पिछले 8 बार से संतोष गंगवार थे। और शिखा, अगर आप अभी ऑफिस में हैं, ऑफिस से निकलेंगी, आप सीधे हाईवे लेंगी तो आपको वो बरेली नैनीताल वाला जो हाईवे है वो जबरदस्त है जी, उसको हाईवे नंबर 530 कहा जाता है। लेकिन वहीं आप बरेली से आगे निकलेंगी गाँव में, मैं उस गाँव का नाम भूल रही हूँ जहाँ मैं गई थी, तो वहां आपको दिखेंगे कि रियल इंडिया की पिक्चर क्या है। वहां पर सड़कें नहीं है, वहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है। वहाँ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि संतोष गंगवार ने सड़कें नहीं बनाई, सुनना बंद कर दिया था, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार के सांसद की टिकट काटी। वहां पर दूसरे गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर हावी हो रहा है लोकल इश्यूज, सड़कों की इश्यूज वहां पर हावी हो रहे हैं, शिक्षा हावी हो रही है, तमाम ऐसी चीजें जो वहां पर लोकल नेता ने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि जो पहला फेज है, ये जो तीसरा फेज है, यहाँ पर वोटिंग किस पर होती है? राम मंदिर पे होती है, राष्ट्रवाद पे होती है, या लोकल मुद्दों पे होती है, जातिवाद पे होती है? उस लिहाज से ये तय होगा कि इस में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, और जो 4 जून के नतीजे हैं वो किस दिशा में जाकर आपको नजर आने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा फेज, ये आपको एक तस्वीर देने वाला है। बिल्कुल। सर्वेश, अब जरा आप डिटेल में बताइएगा कि जो बिहार का समीकरण कैसा रहा, किन सीटों पर चुनाव है ये तो पता है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू, चुनौती इस समय उनके लिए ये है कि जो उनकी सीटें हैं पूरी की पूरी वो बचा सके। लेकिन जैसे कि हमने देखा, नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा, पहले एनडीए से वो अलग हो गए, उसके बाद वापस वो एनडीए में शामिल हो गए। क्या लगता है, क्या खास तौर पे नीतीश कुमार को वहां पर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? दूसरी बात ये कि सीमांचल जो है, जहां आप बात कर रहे थे अररिया की, वो मुस्लिम बाहुल प्रदेश है, वहां पर अक्सर हमने देखा है कि सीमांचल में जिस तरह की वोटिंग होती है वो पूरे प्रदेश की तस्वीर को बयां करता है। तो इस समय अररिया का समीकरण क्या है?
देखिए, मैंने बताया ना कि अररिया में जो समीकरण है वो सीधे तौर पे शहनवाज आलम, जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो एआईएमआईएम से पहले विधायक थे जोकीहाट से, और उन्होंने ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किया, और उनको उसका फल ये मिला कि उनको लोकसभा में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। शहनवाज आलम जोकीहाट से आते हैं। जोकीहाट जो इलाका है वो जोकीहाट अररिया लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा विधानसभा है, और उस इलाके में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत आयत है। तो माना यही जा रहा है कि जोकीहाट में भले ही वो लीड ले ले, लेकिन बाकी जो माफ कीजिएगा 5 अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं, नरपतगंज की बात कर लें या अन्य जो बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह को एज मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं और प्रदीप सिंह ने 5 साल में जो काम किया, इस इलाके में जिस तरीके से विकास की गति को रफ्तार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है, उसकी वजह से इस इलाके में पूरे तौर पर देखा जाए तो हर तरफ भगवा दिख रहा है। और लगातार यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि जिसने किया है वही करेगा, भरोसा हमको मोदी पर है, भरोसा हमको स्थानीय सांसद पे है। अररिया की बात आप कर रही थी, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा। मधेपुरा का भी चुनाव है। कहा जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, गोप मतलब यादवों का। 3,30,000 यादव वोटर्स हैं वहां पे, सबसे ज्यादा। और उस सीट पर, मधेपुरा की सीट पर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। पप्पू यादव को लाख मिन्नतें की गई कि आप मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए, पप्पू यादव नहीं माने, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े। अंत में जाकर वो उस सीट पर चंद्रदीप यादव, जो कि एक पूर्व एमपी के बेटे हैं, उनको वहां से आरजेडी ने टिकट दी और वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश चंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि यादवों का इतना बड़ा वोट बैंक वहां पे, इतने बड़े तादाद में वहां यादव हैं, और खुद को लालू यादव शिरोमणि मानते हैं, लेकिन उनको वहां ना उम्मीदवार मिल रहा था, ना यादवों का उनको वोट मिल रहा है, क्योंकि लगातार वहां से दिनेश चंद्र यादव कई बार से जीतते आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माना यही जा रहा है कि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था आरजेडी के साथ, वो कहीं ना कहीं बिखरा है, और उसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी और फायदा हो सकता है तो बस इसी का हो सकता है। ये जो बिगड़ते हुए समीकरण है आरजेडी के लिए, वो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है।